नमस्कार, मैं मचान के लिए सत्यम कुमार दुबे। हम पटना में मौजूद हैं अभी। हमारे साथ हैं आयुष नोपानी। हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का परिणाम निकला है और उन्होंने पूरे देश भर में 151वां रैंक हासिल किया है। अब हम बातचीत करेंगे इनसे कि स्टूडेंट लाइफ का इनका सफ़र कैसा रहा, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और यूपीएससी तक जो इन्होंने 151वां रैंक हासिल किया, उन सफ़र के दौरान किन कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आयुष, कितना मुश्किल होता है यूपीएससी तक का सफ़र? मुश्किल तो काफ़ी होता है क्योंकि काफ़ी एफर्ट यूपीएससी खोजता है इसमें। एंड क्योंकि पोर्शन सिलेबस इतने वास्ट होते हैं कि आपको लगातार 1 2 3 सालों तक कंसिस्टेंसी बना के रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। एंड अटेम्प्ट्स काफ़ी लग जाते हैं, तो अपने आप को उस चीज़ से इम्यून रखना कि लगातार साल दर साल एफर्ट करना, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना एंड फिर से ट्राई करना, आई थिंक वो थोड़ा इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर करता है। अच्छा, हमने सुना कि आपकी कुछ पसंदीदा चीज़ें हैं। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी खुद की, उस क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन, ज़रा दर्शकों को बताएंगे? ये ऑर्गेनाइजेशन मैं जब क्लास 12th में था तो मैंने शुरू की थी। इसमें मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया था। तो अल्फ़ाबेट्स नाम है इसका। इसमें हम गरीब बच्चों के पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, उन्हें हम गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन कराते हैं उन बच्चों का। हम इन बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग और स्कूल में जो गैप्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे कंट्रोल है, इस तरह की चीज़ें भी वहाँ उन्हें बताते हैं। ज़्यादातर ये सुनने को मिलता है कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो थोड़े एंटी सोशल होते हैं परिवार और रिश्तेदारों के प्रति, लेकिन जैसा आयुष बता रहे हैं, ये खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और काफ़ी सपोर्ट इन्हें मिला है अपने दोस्तों के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं ये जो हमारे मन में भाव है कि ये एंटी सोशल बना देता है यूपीएससी की तैयारी, क्योंकि वो ऐसा कुछ होता नहीं। संघर्ष जो होता है वो बीच का, वो काफ़ी अहम होता है। तो ये जो मानसिकता है वो क्या, मतलब एक सिर्फ एक छलावा है, ये मान लेते हैं लोग, ऐसा कुछ सच है नहीं इसमें? पूरी तरह से ना सच है ना पूरी तरह से झूठ है जी। इसमें दरअसल बात ऐसी है कि क्योंकि प्रेपरेशन इतना एफर्ट खोजता है, कंसंट्रेशन खोजता है कि आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकें, आप अपने आप पे ज़्यादा वर्क कर सकें, अपने आप पे फोकस कर सकें कि आपको किन चीज़ों को ज़्यादा समय देना है। और कई बार लोग इनसेंसिटिव होते हैं, कुछ कमेंट्स कर देते हैं कि तैयारी तो बहुत लोग कर रहा है, लग रहा है समय बर्बाद कर रहे हो दिल्ली जाके, तो वो चीज़ें कई लोग दिल पे ले लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो बट मेरा ये सजेशन है कि एंटी सोशल होना, ए सोशल होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को बस ये मेक श्योर करें कि आप लोगों के बातों से इम्यून रहें, क्योंकि आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो आपको पता है। द होल पॉइंट इज़ कि आपको खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो और आपकी इमीडिएट फैमिली कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो मेरे ख्याल से, और फ्रेंड्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बात का कहीं ना कहीं थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको उनका सपोर्ट है तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फोकस अपने स्टडी पे होना चाहिए। हाँ, अगर सोशल होने से पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो बेशक आप ए सोशल हो जाइए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो आपने किन से नहीं मिले हैं आप कितने सालों तक, और क्या है, सब चीज़ पीछे रह जाती है और लोग आपके सक्सेस को ही याद रखते हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि इंस्पिरेशन बड़ा काम देता है, तो आप भी कभी किसी से इंस्पायर हुए हैं क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि पूरी जर्नी ही काफ़ी इंस्पायरिंग थी। मैं जब इसमें आया तो मैं अपने फादर के सोशल वर्क से काफ़ी इंस्पायर्ड था। वो आज से नहीं 25 सालों से सोशल सर्विस में है। अच्छा। तो एक तो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो मुझे घर में ही लगा। उसके अलावा ड्यूरिंग दी कोर्स आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए काफ़ी चीज़ें आप करते हैं। टेड टॉक्स वगैरह देखते हैं, पुराने टॉपर्स की स्पीचेस सुनते हैं। और मुझे याद है कि एक रैंक 1 थे, 1 साल के गौरव अग्रवाल, उन्होंने काफ़ी हाई पेइंग जॉब छोड़ के इसमें आई थी, सोशल वर्क नहीं आईएएस में। तो वैसे लोगों की जब आप स्टोरी सुनते हैं कि कितने डिफ़िकल्टी और कितने, कुछ लोग तो डिफ़िकल्टी से आते हैं तो वो इंस्पायर करते हैं, और कुछ लोग बहुत लग्जरी छोड़ के आते हैं, तो वो भी अपने आप में इंस्पिरेशन है कि देश सेवा और लोक सेवा के लिए लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मुझे लगता है वो सब चीज़ें काफ़ी अहम रोल प्ले करती हैं आपको मोटिवेटेड रखने के लिए इस पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई? शुरुआती पढ़ाई मैंने पटना से की। क्लास 10 तक मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा। उसके बाद +2 मैंने सेंट माइकल्स हाई स्कूल से किया दीघा जी। उसके बाद कॉलेज का मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की है। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? यूपीएससी बड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, कहा जाता है कि ये जो एक समंदर है पूरा का पूरा, तो ज़रा
पैटर्न अगर आप संक्षेप में समझा सकें हमारे दर्शकों को। सब्जेक्ट्स इसमें आजकल काफ़ी हद तक तो करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, तो आपको समकालीन विषयों पे अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। उसके अलावा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, और उसके बाद आपका एथिक्स करके है पेपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ पोर्शन होते हैं। बट मोर और लेस अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी चीज़ आपकी करंट अफेयर्स से कवर हो जाती हैं, क्योंकि वो मोस्टली उसी पे रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक्स तो खास करके मेजॉरिटी करंट अफेयर्स पे बेस्ड होती है। तो प्रीलिम्स में फिर भी कुछ हद तक स्टैटिक पोर्शन होते हैं। मेंस में अक्सर देखा गया है कि 90% फोकस करंट अफेयर्स की रिलेटेड चीज़ों और उनके आगे पीछे के बैकग्राउंड पे होती है। एंड इंटरव्यू में भी आपके काम रिलेटेड, आपने क्या कर रखा है, आपकी पर्सनालिटी क्या, आपके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या हैं, उनसे रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल मिक्स है सब चीज़ का। तो आपको बेसिकली वो बोलते हैं कि हर चीज़ का मास्टर होना पड़ेगा, किसी में एक्सपर्ट होने से खाली काम नहीं चलेगा। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी चुने जाते हैं, आई थिंक 18 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल आपको एक लेना होता है जिसमें मेंस में 2 पेपर आपसे पूछे जाते हैं जी। तो लैंग्वेज, लिटरेचर होते हैं, काफ़ी होते हैं। मैंने अपना ऑप्शनल हिस्ट्री चुना था। अच्छा। तो हिस्ट्री के मुझे 2 पेपर हुए, उसके 4 पार्ट थे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये ऑप्शनल है। आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट में से है हिस्ट्री? हाँ, हिस्ट्री मुझे काफ़ी पसंद है वैसे तो, क्योंकि ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था, बट मतलब थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की भी चीज़ें होती हैं, तो मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगा उस मैटर में, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री पे स्विच किया। एक तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था हिस्ट्री में, तो मुझे लगा कि अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं कर सकता हूँ अच्छे से। आपका ये चौथा अटेम्प्ट था, आपने बताया कि आपने इस चौथे अटेम्प्ट में 151वां रैंक हासिल किया। इस दौरान तमाम संघर्ष के दौर से आप गुजरे होंगे, कई बार ये दिमाग में चीज़ें आई होंगी कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये अगर कुछ ऐसा चीज़ जो आप शेयर करना चाहें, हमारे दर्शकों से बताना चाहें, जो आपको लगता है कि काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकता है। मुझे लगता है ऐसा फील तो आपको काफ़ी बार होगा कि क्या आप सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप इस चीज़ के लिए बने हैं कि नहीं। कंपटीशन इतना टफ है कि आप अपने आप पे बहुत सवाल उठाने लग जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में जो बच्चे प्रिपेयर भी कर रहे हैं, बहुत प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है, और उनको मैं ये राय दूंगा कि 1 हफ्ते की 5 दिन की छुट्टी लें, अपने आप को थोड़ा समय दें, क्योंकि इतना लंबा प्रिपरेशन का दौर रहता है कि ये भी ज़रूरी है। तो उसको अपने आप को ऐसा बर्डन नहीं फील करना चाहिए कि मैं छुट्टी ले रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये मैं मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको खुद को ये क्वेश्चन से बचाने का बेस्ट तरीका होता है कि आप डेली टारगेट सेट करिए कि आज मैं इतनी चीज़ें पढ़ूंगा, और रात में जब आप वो चीज़ ख़त्म कर लेंगे और जब आप सोने जाएंगे उस समय आपको अच्छा फीलिंग आएगा कि मैंने आज कुछ किया है। तो वो फीलिंग इस जो अनिश्चितता का दौर होता है या अनिश्चितता की सोच होती है उसको कॉन्कर करने में काफ़ी मदद करता है। तो आप दिल्ली में रह के तैयारी करते थे, जाहिर है माता पिता से बातचीत होती होगी, कुछ उम्मीदें होंगी उनकी, तो क्या वो उम्मीद आपको क्या लगता है वो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है या कुछ और भी प्रेशराइज करता है उम्मीदें? दोनों ही हैं। मैं मानता हूँ अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग रोल प्ले करता है। जब आप थोड़ा ऑफ हैं पढ़ाई से, आप थोड़ा सोच रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तब जब आप उनसे बात करेंगे, उनकी उम्मीदों को सुनेंगे, या वो कितने खुश हैं इस बात से कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको लगता है नहीं मुझे करना चाहिए। कभी कभी तो मैं मानता हूँ कि प्रेशर भी आ जाता है, लगता है कि हाँ उम्मीदें तो हैं, क्या पता अगर नहीं उस पर हो पाया तो। बट एक मैं जो सब लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप किस लिए आए हैं इस चीज़ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ध्येय है कि मैं देश सेवा के लिए आया हूँ, तो देश सेवा बहुत तरीके से की जा सकती है। तो मैं अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो भी बहुत माध्यम है देश के लिए काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो मैं खास करके इस अटेम्प्ट के दौरान मैं अपने आप को यही बता रहा था कि अगर नहीं भी होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने अपने आप को जैसे इस बात के लिए मेंटली तैयार कर रखा था कि अगर नहीं होगा तो मैं संस्था जो है अपनी उसको और आगे बढ़ाऊँगा और उसी को काम करूँगा और टारगेट करूँगा कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल शुरू करो बच्चों के लिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप अपना गोल सेट कर लें कि गोल क्या है, यूपीएससी क्लियर करना या आईएएस या आईपीएस बनना गोल नहीं हो सकता। आईएएस आईपीएस बनना एक माध्यम है, गोल उससे बड़ा है। गोल है देश सेवा या लोगों का सेवा करना। तो इसको एज अ मीडियम यूज़ करना चाहिए, एज एन एंड नहीं यूज़ करना चाहिए। कई बार ऐसे कहा जाता है कि जो सफ़र होता है जिस दौरान हम तैयारियां कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी यादें होती है जो जीवंत हमारे दिमाग में रहती हैं। कुछ ऐसी बात जो आप बता सकें हैं और आपको अभी तक याद हो इस दौरान? दिल्ली में आप रह रहे थे, दिल्ली में आप कहाँ रहते थे? दिल्ली में मैं रहता था, पटेल नगर एरिया में रहता था जी। तो यादें तो बहुत हैं, फ्रेंड्स लोग के साथ काफ़ी हैं। मुझे
पर्टिकुलर अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूँगा यही है कि कई बार ही होता था कि हम फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, कोई फंक्शन है, किसी का बर्थडे है, मेरे रूममेट का चाहे मेरा, तो हम प्लान बना रहे होते हैं कि क्या करना है, फिर लगता है कि नहीं मतलब अभी पढ़ना है तो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, या पेपर सर पे खड़े हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। और स्टूडेंट लाइफ है, सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको घर से एक फ़िक्स अलाउंस मिलता है, उसमें चलाना होता है, तो कुछ महीने तो चल जाते हैं, कई बार नहीं चलती हैं। तो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कभी बाहर से खाने का मन है बट पैसे का अभाव है तो आप ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तो नॉट दैट कि फैमिली से कोई प्रेशर था कि हाँ वो कम पैसे भेजते हैं, बट इट इज़ जस्ट कि आप खुद में एक चाहते हैं कि आपको जो मिल रहा है आप उसी में अपना खर्च करें। तो ये सब छोटी छोटी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सफ़र को काफ़ी एक मैं बोलूँगा इमोशनल राइड भी बनाती है और लर्निंग एक्सपीरियंस बनाती है। आप अपने आप के बारे में बहुत चीज़ें चेंज करते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, एवरी डे आप कुछ नया सीखते हैं। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द जर्नी। आपने कहा कि आपके पिताजी सोशल वर्क से जुड़े हुए थे, वो पूरी बात बताएंगे? पिताजी मेरे काफ़ी ज़्यादा सामाजिक कामों में आगे हैं। उन्होंने एक तो कम खर्च के शादी के ऊपर काफ़ी काम किया है। अच्छा। उन्होंने काफ़ी बिहार में टूर करके लोगों को ये कहा है कि बच्चों के साथ शादी पे कम खर्च करना चाहिए, खास करके वैसे लोग जो संपन्न वर्ग से आते हैं, अगर वो इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो जो थोड़े गरीब तबके के लोग हैं उन पर प्रेशर कम रहेगा। उसके अलावा वो कल्चरल इवेंट में जैसे रावण वध कार्यक्रम होता है पटना का, काफ़ी फेमस है, उसमें वो आज से ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 25 सालों से ही ऊपर से ही उस कार्यक्रम से एसोसिएटेड हैं। उसके अलावा काफ़ी वो मीडिएटर का काम करते हैं, काफ़ी फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह में वो एज अ मीडिएशन में, क्योंकि उनको लोग उनके न्यूट्रल होने के स्वभाव को काफ़ी पसंद करते हैं। तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव हैं सामाजिक कार्यों में। अब हम आखिरी पड़ाव पे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो क्या युवाओं को संदेश देंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उसको आपको लगता है कि बताना बेहद ज़रूरी है, जो आपका एक एक्सपीरियंस है वो शायद उनके काम आ सके? मैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि इस पढ़ाई के दौरान कंसिस्टेंट रहें, अपने आप को एवरीडे मोटिवेट करें कि आप सुबह उठ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि छोटे छोटे काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, करने चाहिए भी, तभी कुछ बड़ी चीज़ हासिल होती है। बट कई बार ये बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं लाइफ के जो मिस नहीं करने चाहिए। कोई आपका बहुत क्लोज करीबी फ्रेंड है, उसकी कोई शादी है, या आपके क्या बोलूँ मैं ये परिवार में कोई ऐसा फंक्शन है जो आप मिस नहीं कर सकते, तो वो अटेंड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा एडवांस में प्लानिंग कर लें। बिल्कुल एंटी सोशल होने की ज़रूरत नहीं है। एंड एवरी डे कुछ आप अपना एक फ्री टाइम के लिए कुछ सोच सकते हैं, प्रोडक्टिव हो। जैसे मैं कोशिश करता था कि रात में सोने जाने से पहले आधे घंटे कोई कोर्स की नहीं, उसके अलावा कोई किताब पढूं। या हम फ्रेंड्स हमेशा अक्सर मूवीज़ देखने जाया करते थे। मूवीज़ मुझे लगता है मैंने हार्डली कोई मिस की होगी। तो ये मैं इस तरह के ब्रेक्स भी लेना मैं समझता हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैं ये युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, किस मोटिव से ये करना चाह रहे हैं, और उसको माइंड में हमेशा रखें। तो उससे फिर आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा, आपको हमेशा ये लगेगा कि चलो अगर ये ना भी हो तो मैं अपना ध्येय किसी और लक्ष्य से ज़रूर पा सकता हूँ। जी, अरे मैंने सोचा था कि हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन लगता है कि एक दो बातें और भी जान लेनी आवश्यक है। इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ होता है जो काफ़ी मदद करता है लोगों को? जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो लोग काफ़ी डर जाते हैं, प्री और मेंस निकालने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू में, तो क्या कुछ ऐसा होता है इंटरव्यू में, बहुत डराया जाता है क्या? नहीं, इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। जो मेरे पैनल के चेयरमैन थे उन्होंने तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। जी। घुसते ही उन्होंने मुझे कहा आराम से बैठो, अब तुम यहाँ तक पहुँच गए, अब तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो वो टेंशन मत लो, वो टेंशन अब मेरी टेंशन है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप नेचुरल रहें, जो आप दिल से बोलना चाहते हैं वो बोले, क्योंकि झूठ बोलने से वो सामने वाला तुरंत पकड़ भी लेता है, और झूठ बोलने में वो अंदर से कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन भी नहीं आता। कहीं ना कहीं आप खुद ही लड़खड़ा जाएंगे झूठ बोलते हुए। तो नेचुरल रहें, जो आपने लिखा है उस पर तैयारी करके जाएं कि आप क्या है क्या नहीं आपने किया है, आप किस कॉलेज से हैं, किस स्कूल से हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना। इस तरह से आप अपने आप को रेडी रखें, वहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस से जाएं, और बस क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। मेंस इस साल 1900 लोगों के लगभग क्लियर किया था, तो 7-7.5 लाख पेपर दे रहे हैं, उसमें से 1900 में भी अगर आप पहुंच रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को कहीं से भी कम नहीं समझना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना चाहिए। होना नहीं होना मैं मानता हूँ इस एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मेहनत के साथ साथ किस्मत पे भी है। तो मेहनत तो सभी करते हैं, वो 1900 जो वहाँ तक पहुँचे ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, बट सिलेक्शन उसमें से भी 7.5 ही लोगों का हुआ। कुछ लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन होने के बाद ज्ञान देना आसान होता है, बट ऐसा नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है। अपने आप को आपको उस तरह से तैयार करना पड़ता है कि रिजल्ट से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ना आंकें, आप अपनी मेहनत से अपने आप को आंकें। बिल्कुल, ये आपका संदेश है। ये मेरा संदेश है। और भी कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, बाकी तो किसी को धन्यवाद अगर देना चाहें? हाँ, काफ़ी लोग हैं जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे तो मैं शुरू करूँगा तो माता पिता है मेरे, मेरी सिस्टर है, मेरी मौसी ने बहुत, मेरी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अच्छा। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था उनका मेरे मेंस और प्रीलिम्स के बीच में, और उस समय मैं भी गिर गया था और मुझे 1 हफ्ते का बेड रेस्ट हुआ था। अच्छा। तो उस दौरान मेरी सिस्टर और मेरी मौसी ने घर को पूरा पीछे से संभाल के रखा था, तो उनको तो मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं नाम अगर आप अलाउ करें तो बिल्कुल नाम सौम्या, हिया, कृति, पीयूष, ये कुछ ऐसे, और मेरे रूममेट्स अंकुर और शुभादित्य, मैं मानता हूँ आप जिनके साथ तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है आपके सक्सेस के पीछे। तो ये कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने पूरे, क्योंकि फ्रेंड्स आप ऐसे होते हैं जिनके साथ आप क्लियर करो चाहे ना करो, वो आप उनके लिए वही रहते हैं हमेशा, तो वो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, अच्छी चीज़ होती है, इसलिए उनको भी थैंक यू बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयुष। अब हम बातचीत कर रहे थे आयुष से, बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और बताया कि ये जो सफ़र था उनका कितना मुश्किल था, और इन सफ़र के दौरान कई चीज़ें आई जो उन्हें लगता था कि मैं छोड़ दूं यार, मैं क्या करूं, लेकिन इसके बावजूद वो जीते। उन्होंने यूपीएससी में 151वां रैंक हासिल किया, बिहार का गौरव बढ़ाया। ऐसे ही कई लोग होंगे जो ये सब तैयारियाँ करते वक्त अपने को संघर्ष में डालते हैं और ख़ुद को उस चीज़ से बाहर निकाल कर लाते हैं। हम उन तमाम लोगों से भी बातचीत करने की कभी कोशिश करेंगे, अगर संयोग बस ऐसा हो पाया। आगे की तमाम जानकारियाँ आपको मचान के माध्यम से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।